नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलसीएफ एजुकेशन में। और सबसे पहले सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 5 जनरेशन है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, जो कि 46 से 56, 56 से 64, 64 से 70 और 70 से आज तक। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि चौथी जनरेशन जो है वो अभी भी चल रही है और अभी हम चौथी जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो भविष्य के कंप्यूटर है, वो अभी आए नहीं है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। और आपने सुना होगा आजकल एआई कैमरा, एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो जो हम एआई अभी यूज कर रहे हैं ये पूरी तरह के से पांचवी जो एक्चुअल एआई का कॉन्सेप्ट है उस पर नहीं बैठते। वो क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन से। पहली जनरेशन में जो डिवाइस यूज करते थे उसे बोलते थे हम डायोड, वाल्व, वैक्यूम ट्यूब। और कैसे होते थे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके से होते थे, बल्ब की तरह होते थे, ये जलते थे और काफी ज्यादा हीट, काफी ज्यादा गर्मी यूज करते थे। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वैसे ये भी ऑन ऑफ होते थे और डेटा को प्रोसेस करते थे। सिंपल सा फंडा है, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर आपके हैं इनिएक, उसके बाद यूनिवैक, ठीक है, IBM 650, IBM 702 आदि पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब एडवांटेज क्या था इनका, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाता है। आपको भी क्वेश्चन में जनरेशन के बारे में लिखोगे तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखने पड़ेंगे। तो एडवांटेज क्या था कि उस जमाने का सबसे फास्ट कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था, तो जाहिर सी बात है सबसे फास्ट कंप्यूटर रहे होंगे। दूसरा क्या था कि केवल यही कंप्यूटर थे, तो कैलकुलेशन भी काफी अच्छी करते थे। यानी इससे पहले जो कंप्यूटर बने होंगे जैसे भी होंगे वो उनसे काफी ज्यादा ये फास्ट प्रोसेसिंग करते थे। तो ये इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज में आते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या थे, तो पहला डिसएडवांटेज तो ये था कि यह आकार में बहुत बड़े होते थे, बहुत ही बड़े होते थे। ठीक है, आकार में ये एक कमरे जितने बड़े बड़े होते थे, एक कंप्यूटर एक कमरे जितना बड़ा होता था। दूसरा, इसमें गर्मी बहुत होती थी, गर्मी बहुत ज्यादा पैदा होती, फ्रीक्वेंट बर्नआउट होता है। फ्रीक्वेंट बर्नआउट मतलब ये जो डायोड आपके वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बार बार जल जाते थे और इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। दूसरा क्या होता था कि क्योंकि ज्यादा गर्मी होती थी तो डिवाइस गर्म होने के बाद आपको पता ही हो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है, गलत हो जाती है, तो गलती भी होती थी। ठीक है, तीसरा था ये नॉन पोर्टेबल थे, आप इसको पोर्टेबल यानी उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि आपका एक डिवाइस आया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो रेडियो को ट्रांजिस्टर ही बोलते थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर इसलिए बोलते थे क्योंकि रेडियो ट्रांजिस्टर से बना हुआ था उस टाइम। तो ट्रांजिस्टर क्या है, आपका ये जो डिवाइस दिख रहा है ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो ये भी एक तरीके का स्विच ही होता है। इसका काम भी जैसे स्विच काम करता है वैसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक रहता है और सिंपल सी बात है साइज में काफी ज्यादा छोटा है वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले। और हीट प्रोड्यूस जो होता है ये काफी ज्यादा कम करता है। ठीक है, तो जैसे ट्रांजिस्टर आया इसने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी। ठीक है, एकदम क्रांति सी आ गई, छोटी छोटी चीजें बनने लग गई। अब चीजें जो बड़े बड़े कमरे में थी वो थोड़े छोटे होने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब थे उसके जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर पर आधारित एक कंप्यूटर बना जिसका नाम मॉडल 7090 था। पेरी यूनिवैक, ठीक है, हनीवेल 400, 800, CDC 1604, ये सब इसके क्या थे आपके एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, अब इसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटर का साइज छोटा तो हो गया था लेकिन अभी भी इतना नहीं हुआ था कि उसको हम आराम से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सके, यानी पोर्टेबल अभी भी नहीं था। दूसरा, हीट जनरेशन की प्रॉब्लम अभी भी थी, अभी भी हीट काफी ज्यादा जनरेट होती थी। ठीक है, एडवांटेज ये था कि ये आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे काफी ज्यादा फास्ट थे। दूसरा, हीट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के हिसाब से काफी ज्यादा कम होती थी और जो एरर की प्रॉब्लम आ रही थी हीट जनरेशन के कारण वो लगभग समाप्त हो गई थी। ठीक है,
जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो है हमारी थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। और कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के साथ साथ साइंस की एक और डिपार्टमेंट आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और डिपार्टमेंट आया जिसका नाम था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। अब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं आईसी। आईसी का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। आपका कोई भी डिवाइस खराब होता है तो जो दुकान वाले होते हैं वो बोलते हैं इसकी आईसी खराब हो गई, आईसी फूक गई है, आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो आईसी होता क्या है? आईसी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही एक ही में होते हैं। यानी कि एक ही डिवाइस है, इसमें आपके ट्रांजिस्टर भी लग जाएंगे, कैपेसिटर भी लग जाएंगे और आपके रजिस्टर भी लग जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो बता देते हैं। रजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोधक होता है। करंट इधर से ज्यादा वोल्टेज का आ रहा है और इस डिवाइस को कम वोल्टेज का चाहिए, तो रजिस्टर क्या करेगा, उसको करंट को कम करके इस डिवाइस तक पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कोई डिवाइस है, इसे 3 वोल्ट चाहिए और इधर से 12 वोल्ट आ रहा है, तो रजिस्टर क्या करेगा, उसको 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी, और कैपेसिटी मतलब बिजली को, कैपेसिटर के अंदर पावर होती है कि वो बिजली को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सके। जैसे हम टीवी टूवी बंद करते हैं तो आप देखते हैं उसमें लाइट थोड़ी देर जलती रहती है, तो वो सारा कैपेसिटर में करंट रहता है। ठीक है, कैपेसिटर का काम ही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एकदम से बंद ना हो जाए, वो आराम से बंद हो, क्योंकि छोटी छोटी डिवाइस एकदम से बंद हो जाएंगी तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया कि एक छोटा सा सरफेस बनाया, जैसे आपकी बर्फ की ट्रे होती है वैसी ट्रे बनाई, और इसमें जो बड़े बड़े थे रजिस्टर, कैपेसिटर इतने साइज के थे, उनको छोटे छोटे बना के इसमें रख दिया और ऊपर से इसको बंद कर दिया। तो आईसी जो देख रहे हैं आप, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये तो बड़ा है। आईसी आपका इतना सा होता है, आपके नाखून, ये जो उंगली का ये वाला हिस्सा है इतना होता है। तो इसके अंदर 10 से लेकर 100 ट्रांजिस्टर और 100 अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर्स कौन कौन से थे? आईबीएम का सिस्टम 360, डीईसी का PDP-1, PDP-5, PDP-8, यूनिवेक 11108 और 9000 थे। ठीक है, तो ये जब आईसी आया, आईसी के बाद तो फिर कंप्यूटर जगत में क्रांति सी आ गई, एकदम नए नए कंप्यूटर आने लग गए। जो आपका कंप्यूटर नॉन पोर्टेबल था वो पोर्टेबल हो गया, आपके टेबल के ऊपर आ गया, आप टेबल में रख के उसको चला सकते थे, डेस्कटॉप आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद और भी डिवाइसेस बने, जो बड़े बड़े डिवाइसेस थे अब वो छोटे छोटे बनने लग गए। ठीक है, फिर आया आपका नेक्स्ट जनरेशन जो फोर्थ जनरेशन था। तो फोर्थ जनरेशन में आपके इंटीग्रेशन के जो लेवल थे, इंटीग्रेटेड सर्किट की जो जनरेशन थी वो भी चेंज हुई। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में जैसे आप देख सकते हो, इसका आगाज ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हुआ, एलएसआई से हुआ। और ऊपर वाले आप डायग्राम में देख सकते हो, तो हमारे पास कौन कौन से थे, स्मॉल एंड मीडियम, हम ऑलरेडी थर्ड जनरेशन में यूज कर चुके थे। यानी हमारे पास जो थर्ड जनरेशन की चिप थी उसमें हम 1000 डिवाइस तक एक सिंगल आईसी में कंपोनेंट इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, 100 से लेकर 1000 ट्रांजिस्टर तक एक आईसी चिप में इंटीग्रेट कर सकते थे। आपका जैसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया तो वो संख्या कहां तक चलेगी, आपकी 1 लाख तक चलेगी। यानी एक आईसी के अंदर 1 लाख कंपोनेंट आप डाल सकते हो। ठीक है, 1 लाख कंपोनेंट इतने होते हैं कि उससे पूरा का पूरा एक टीवी या ये सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद आया आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख तक कंपोनेंट जाते हैं। और यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल, जिसमें कि आप मिलियन बिलियन तक कंपोनेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जो आज के दिन हम अपना सीपीयू बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। 40 मिलियन तक चिप एक सीपीयू के अंदर हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में जैसे हमने बताया कि फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आप 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन कंपोनेंट को एक ही चिप में इंटीग्रेट करने की टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो हमने इन जो चिप बनाए, उन चिपों को माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाने लगा। और माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग करके जो कंप्यूटर बनाए जाने लगे उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। ठीक है, इंटेल 8080, तो इंटेल 8080 चिपसेट पे आधारित जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम रखा गया अल्टेयर। और उसके बाद आपके अलग अलग
चिपसेट बनने लगे, 8080 बना, 8085 बना, 8086 बना, फिर मोटोरोला 6800 बना। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर बनने लगे। तो अभी हम जो कंप्यूटर आज के दिन भी यूज़ कर रहे हैं, आपका जो स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, जो भी है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिसमें सीपीयू लगा हुआ है, वो सारे कंप्यूटर है। और जो प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे आपका स्मार्ट टीवी हो, तो ये सारे के सारे 4th जनरेशन पे बेस है। अब बात आती है 5th जनरेशन की कि 5th जनरेशन में ऐसा है क्या, तो समझते हैं। ठीक है, तो 5वीं जो जनरेशन है ये है एआई बेस्ड, और एआई को ही 5वीं जनरेशन कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि एआई का कंप्यूटर तो आने लग गए, एआई बेस्ड कंप्यूटर आने लग गए, आजकल कंप्यूटर में भी इंटीग्रेटेड होकर आने लग गया, को पायलट आने लग गया माइक्रोसॉफ्ट का, और चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने सुना ही है। मोबाइल में भी आपका एआई एम्बेडेड आ रहा है, पहले से एआई डला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं ये जो एआई है 5th जनरेशन वाली, और हम जो एआई यूज करें, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, 5th जनरेशन की जो एआई है वो एआई ऐसी है जैसे हम लोग हैं। यानी वो एआई बोलती है कि कंप्यूटर के पास उसका जो ब्रेन हो वो हमारे जैसे ही हो, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। यानी ऐसे कंप्यूटर बनाना जो खुद से डिसीजन ले सके, खुद से चीजें सोच सके, ये सारे काम कर सके। ठीक है, अभी भी जो हम एआई यूज कर रहे हैं, तो ये एआई जो है ये लिमिटेड है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर मैंने कैमरे के लिए एआई बनाया तो वो सिर्फ कैमरे का ही काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई है, ये चीजों को जनरेट करती है, और ये केवल उन्हीं चीजों को जनरेट कर सकती है जिनके बारे में सूचना उसके पास है। कोई नई चीज जनरेट ये नहीं कर पाती है, या उन्हीं डेटा को प्रोसेस करके नई चीज जनरेट करती है। ठीक है, 5th जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो इस टाइप के कंप्यूटर होंगे जो खुद से ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, जैसे हम लोग हैं, हम खुद से डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें, वैसे वो सारा काम खुद से करेगा। लेकिन ऐसा कंप्यूटर बनाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखते हो, तो उसमें जजमेंट डे है, रेजिडेंट एविल है, ऐसे काफी ज्यादा मूवीज हैं जिसमें इस खतरे के बारे में बताया गया है कि अगर कंप्यूटर को इस तरीके की पावर दे दी जाए, इस तरीके की सारी चीजें दे दी जाए, तो वो क्या कर सकता है, तो वो मानव जाति को खत्म कर सकता है एक तरीके से, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। कंप्यूटर, जब हैकर लोग कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है, और वो उनसे वो सारे काम करवा सकता है जो हम चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मानव जाति के लिए एक तरीके से खतरा हो सकता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे काम कम किया जाता है। पहले नहीं किया जाता, आजकल शुरू हो गया है, एआई आपके आ गए हैं, और आप देख रहे हैं आजकल एआई से कितना खतरा हो गया। वॉइस क्लोनिंग शुरू हो गई है, आपकी वीडियो क्लोनिंग, डीप फेक वीडियो के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आए हैं। आपको पता है आजकल आप एआई का बारे में पढ़ ही रहे हो, एआई यूज ही कर रहे हो, व्हाट्सएप में मेटा आ गया है आपका, वैसे चैट जीपीटी का आपने नाम सुना है। उसके बाद आपके अलग अलग है, को पायलट है, दुनिया भर की वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, ऑडियो जनरेट कर सकते हो, साउंड क्लोनिंग कर सकते हो, वॉइस क्लोनिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस में जो पहला कंप्यूटर आया था वो आया था माइसिन। अब ये माइसिन क्या था, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम था, एक एक्सपर्ट सिस्टम है। और ये एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है, ये नॉलेज बेस में काम करता है, डेटा बेस में काम नहीं करता, नॉलेज बेस में काम करता है। अब नॉलेज बेस होता है क्या, समझते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और मैं अगर आपको नोट्स देता हूँ, कुछ लिखवाता हूँ, तो वो डेटा है। ठीक है, मैं आपको नोट्स देता हूँ तो वो डेटा हो जाएगा, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, मेरी नॉलेज है। वैसे क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की जाती है, रिसर्च के लिए डॉक्टरों को बुलाया जाता है, वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, और उसी को नॉलेज बेस बना दिया जाता है। अब क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो अपनी क्वेरीज लेके आएगा, क्वेरीज किस फॉर्म में लेके आएगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। यानी वो अपना ब्लड सैंपल देगा। एक यूजर इंटरफेस होगा जहाँ पे वो ब्लड सैंपल रीड किया जाएगा, ब्लड सैंपल को इंटरफेस इंजन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और वो नॉलेज बेस को प्रोसेस करने के बाद उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पता लगाएगा कि ये कौन सी बीमारी है, और उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन कौन सी दवाई लगती है वो बनाएगा। तो एक ऐसी दवाई बन के आ जाएगी जो उस बीमारी को क्योर कर देगी।
तो जो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं जिसके बारे में पहले सुना भी नहीं गया था, वो उसका क्योर मिल रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ माइसिन या इसके जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम के देन है। दूसरा ये है कि अगर पहले क्या होता था, खांसी जुकाम होती थी, अलग अलग दवाइयाँ देते थे, एक डब्बे में दवाई देते थे, पीने की दवाई, फिर हरी दवाई, पीली दवाई, लाल दवाई, दुनिया भर की दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन आज क्या है, एक कैप्सूल खाओ, एक ही में आपको 3-4 बीमारी के या 3-4 अलग अलग चीज़ों के ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। तो वो भी पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो एआई जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी आ चुका है। एआई कैमरा, मोबाइल में एआई कैमरा लगे आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके स्किन का टोन, आपका बैकग्राउंड सब कुछ चेंज हो सकता है। उसके बाद डीप फेक वीडियो के बारे में आपने सुना होगा। तो एआई के ये है कि एआई को अगर पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन नेगेटिव वे में यूज़ किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन वाला कंप्यूटर का, इसको थोड़ा सा डिले जानबूझ के किया जाता है। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, हम ऐसे कंप्यूटर बना सकते हैं जिसको इंडिपेंडेंट किया जा सकता है, उसको बिल्कुल आज़ाद कर दे, वो अपने हिसाब से सारे काम करे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो कंप्यूटर जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए। वो ये ना सोचे यार मैं इनकी गुलामी क्यों करूँ। अभी जो कंप्यूटर है वो लगभग हमारे गुलाम है, हम जैसा चाहते हैं वो वैसा काम करता है। लेकिन जब वो खुद से सोचने लग जाएगा, खुद से काम करने लग जाएगा, तो वो ये सोचेगा कि यार मैं इसकी गुलामी क्यों करूँ, ये मेरे से हर चीज़ में, मैं इससे हर चीज़ में आगे हूँ। तो फिर ऐसा ना हो कि वो हमें अपना गुलाम बना ले या हमारे ऊपर ऐसा कोई अटैक कर दे या कुछ कर दे जिससे आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ी सी दूरी बनाई जाती है, और आप बनाना भी ज़रूरी है, खास करके आज के दिन में, कि आप किसी वेबसाइट में अपनी वॉइस ना दे, अपना वीडियो अपलोड ना करे, अपनी फ़ोटो ना करे, डीप फेक वीडियो आ रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है जो कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पहलू ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं पॉजिटिव के मुकाबले। तो एआई जो है ये अभी भी अंडर प्रोसेस है, फुल्ली एआई जो है वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है। तो हम ये बोलेंगे 5th जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं, अभी भी वो अंडर रिसर्च है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, और अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ओ लेवल के स्टूडेंट का जो रिटर्न पार्ट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए भी आ सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, आईसी कौन से जनरेशन में आई, एलएसआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, वीएसआई टेक्नोलॉजी में कितने चिप्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में यूज होता था, ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में यूज होता था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का कोई एक एग्जांपल बताइए। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसे वीडियो और मिल सके और उनको भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।